इस श्रृंखला में हमारे पहले वार्ताकार हैं कथाकार नवीन कुमार नैथानी। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की दुनिया में नवीन कुमार नैथानी जाने माने नाम हैं। आपकी कहानियाँ हमें मानवीय अनुभवों की नई जगहों पर ले जाती हैं। ये जगह निसंदेह वास्तविक जीवन में अवस्थित हैं। औद्योगिकरण और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में भारतीय ग्राम समाज की संरचना में भारी बदलाव आया है। नवीन कुमार नैथानी इस दौर के मनुष्य की अंतरकथाओं की खोज करते हैं। यह गौरतलब है कि लेखक द्वारा खोजे गए बूढ़े पात्र हमेशा याद में बने रहते हैं। आपका अभी तक सिर्फ एक कथा संग्रह सौरी की कहानियाँ प्रकाशित है। वर्ष 2009 में प्रकाशित इस संग्रह में वर्ष 1988 से वर्ष 2005 तक की कहानियाँ संकलित हैं। चोर गढ़ड़ा कहानी पर आपको कथा अवार्ड, पारस कहानी पर रमाकांत स्मृति सम्मान और समग्र लेखन पर प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय सम्मान मिल चुका है। नवीन कुमार नैथानी जी, मैं आपसे सवाल जो करूंगा वो आपके शुरुआती दौर से है। आखिर आपके जीवन में कहानियाँ और साहित्य किस तरह से आपके जीवन में आया? इस सवाल का मतलब बहुत सीधा सा एकदम से जवाब देना तो आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घट रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन कई बार मैंने इस बारे में जो है कई बातचीत भी हुई और कई बार जब सोचा, और तब मुझे लगा कि नहीं, इसके पीछे जो था, जो मुख्य रूप से जो कारण रहा, वो मेरा बचपन था। और बचपन में नैनीताल के बिताए हुए दिन थे। ये 1969 से 1971 के बीच में मैं लगभग 2-2.5 साल नैनीताल में रहा। और पिताजी नैनीताल में थे, तो भाई साहब मुझे वहाँ से पढ़ने के लिए ले गए थे। तो बहुत कम उम्र में थी मेरी उस समय, बहुत छोटा था। और वहाँ का जो एक अलग तरह का जो वातावरण था नैनीताल का, उस वातावरण ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा शायद मेरे भीतर तक असर डाला होगा। वहाँ का एक तो यहाँ से जाना, वहाँ की यात्राएं, वो यात्राएं भी मुझको याद हैं, किस किस तरह से हम बस में बैठ कर के गए थे। वो रेल की भी यात्रा नहीं थी, वो बीच में मेरठ होते हुए गए थे। फिर वहाँ पहली बार उतरते समय का जो दृश्य, वो अभी तक मेरे भीतर जो है वो बार बार आता है। और मैं कई बार कोशिश की कि इसको कभी किसी कहानी में इसको दर्ज करूं, लेकिन जो मैं कर नहीं पाया अभी तक, न मेरी हिम्मत हुई। और कई बार कुछ चीज़ें होती हैं कि देखो, और वो दृश्य कुछ इस तरह का है कि वो बस से आते समय का है। जो अब नैनीताल तक पहुंचते हैं तो उस वक्त की बात है। ये पल्लीताल में जो उसको डाट कहते थे, अभी भी शायद वही नाम होगा जगहों का, चूँकि इधर तो जगहों के नाम बहुत तेज़ी से बदले हैं जगहों के, और उनकी कार्य संज्ञाओं में परिवर्तन हुआ है। तो वहाँ जो है, जैसे बस के ऊपर वो जो कुली थे, वो हमेशा अपना एक बैज नंबर ले कर के, और पीला पीला सा वो पीतल का एक वो होता था टोकन सा, और उसको ले कर के जैसे कि वो बिल्कुल उचक करके खिड़की के पास से डाला करते थे हाथ में। वो टोकन पकड़ा करके एक कहता था कि मेरा ले लो, कोई दूसरा अपने को, कोई तीसरा अपना, इस तरह। तो दृश्य, और वो उनका अजीब अजीब से कपड़े थे, वो मैंने देखे नहीं थे कभी। वो सब वो काले काले से कपड़े थे। वो उस समय तो बड़े अजीब तरह की एक चीज़ थी उसके अंदर, बहुत एक लगता था कि ये कोई माया लोक है यहाँ, ये लोग कहाँ से चले आए इस तरह से। वो बाद में पता लगा कि नहीं, वो सब उनका एक अलग ही दुनिया थी। वो ज़्यादातर उसमें नेपाली कुली थे जो वहाँ पे नैनीताल में रहते चले आए। फिर वहाँ ऐसा रहा कि मैं अकेला रहा। मतलब मेरे साथ में मेरे बड़े भाई थे, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े थे। बड़ी बहन थी, वो भी 10-12 साल बड़ी थी। तो बचपन में वहाँ, चूँकि छोटी बहन और माँ तो यहाँ यहीं भोजपुर में थे, पिताजी नैनीताल में थे, तो समय नौकरी क्योंकि में थे। तो वहाँ जो 2-2.5 साल थे वो मेरे अकेले घर में, वो साथ का कोई नहीं था, उस अकेले। लेकिन वहाँ का जो पूरा वातावरण था, वो बड़े बड़े से वो मकानों का, उस घर का, उसके अंदर वो कोहरे का चला आना, घरों के अंदर तो घुस जाना, बादलों का आ जाना, निकल जाना, और फिर झील पर बने हुए जो अक्स होते थे रात को,
मतलब ये इत्तेफाक था कि जो उस कमरे का एक मकान में एक कमरा ऐसा था जो 6 तरफ से उसमें शीशे लगे हुए थे और वो पूरी झील पर जो है वो नज़र आती थी और नैनीताल की जो रोशनियाँ थीं रात को रंगीन रोशनियाँ जो थीं वो झील में झिलमिलाया करती थी, तो वो पूरी एक जादुई दुनिया बनाती थी और उस दुनिया का असर जो है वो बहुत गहरे तक शायद मेरे मन में हो सकता है आज भी हो बना हुआ, आज भी शायद वो चीज़ है बची हुई अभी। तो मुझे लगता है कि जो मुख्य रूप से जो प्रभाव उस वातावरण का और उसका पड़ा और पढ़ने लिखने का भी वही था कि पिताजी जो है वो उनको पढ़ने का शौक़ था, तो वो रोज़ सवेरे 4 बजे उठ जाते थे और वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी थी नैनीताल में, झील के किनारे दुर्गा शाह पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ से किताबें ला करके पढ़ा करते थे। तो उनको पढ़ते हुए देख के लगता था कि किताबें क्या है, तो उसको कभी कभी जो मैं भी उलट पलट करके देख लिया करता था, ऐसे ही था। समझ में तो ज़्यादा कुछ आता नहीं था उस समय, लेकिन पढ़ने का एक शौक़ तो उसमें था ही। खैर, तो वहाँ का ज़्यादा असर पड़ा है मेरे ऊपर। मुझे याद आता है आपको बचपन में पैर की तकलीफ रही, उसका भी आप पे काफ़ी असर पड़ा। अब पैर की तकलीफ़ क्या, मैं जब पैदा हुआ तो पैदा होते समय पैर जो था पैदाइशी रूप से ये दाहिना पाँव मेरा मुड़ा हुआ रहा और यहाँ भोगपुर में उस समय जो है वो पता नहीं था कि भाई इसका क्या होगा, क्या इसका इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले वो मालिश करते रहे, फिर कई जगह दिखाया, उसमें प्लास्टर चढ़ा दिया और तो बचपन से ही जो है वो एक बंद सा रहा। तो उसमें मुझे क्या हुआ कि बाद में फिर जब 6 साल का मैं हुआ तो उसके बाद ऑपरेशन हुआ था इसका, और ऑपरेशन के बाद जो है फिर मुझे खेलने की मनाही थी, इधर उधर घूमने फिरने नहीं दिया जा सकता था। मैं आज तक मुझे अफसोस है कि घर में जो है इतने सारे पेड़ में किसी पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना देखा ही नहीं। बच्चों के साथ खेलने से मनाही थी, एक तरह का मतलब कोई हो सकता है कि ओवर प्रोटेक्शन जो होता है, और वो माँ की तरफ से ज़्यादा था। तो उसने जो है वो एक अकेलापन जो है वो उसको ज़्यादा अकेला किया होगा। हाँ, मुझे नैनीताल का दृश्य याद आता है कि नैनीताल में शाम के वक्त बहुत सारे बच्चे वहाँ खेला करते थे और वो खेल होता था गिट्टी फोड़, मतलब पत्थर की जो है वो 4, 5, 6, 7 टुकड़े जो एक के ऊपर एक रख कर के रख देते थे और कोई जो है वो उसको फिर वो गेंद से मारते थे, फेर जाता था। एक तो ये था, फिर वो दूसरे बच्चे सब तब तक इकट्ठा करते थे, फिर वो जो है दौड़ करके लाएगा। एक दूसरा खेल वहाँ और खेलते थे कि एक लड़का जो है वो किसी को तय हो जाता था और वो जोर से उस पर जो है एक खाली सा डब्बा उस पर लात मारते थे और डब्बा उड़ करके कहीं भी आसपास के मैदानों में, किसी के घर के अंदर, कभी कहीं, कभी ऊपर झाड़ियों के बीच में फंस गया, और झाड़ियाँ बिच्छू घास की झाड़ियों के बीच में थे, और जो जाता था तब तक उन सब छुप जाते थे, उतना समय बाकी लोगों को छुपने का था। तो वो लड़का जो है जो जिसका नंबर है वो उस डब्बे को उठाता था, उठा करके फिर सबको एक एक करके ढूंढता था। तो एक जगह मैंने कही, मुझे लगता है कि वो जो डब्बा वो बड़ा प्रतीकात्मक में लगता है, उस डब्बे की खोज, डब्बे का उठना और कहानियाँ भी जो है वो लगता है मुझे जैसे उस डब्बे की तरह से है और जो कहीं अटका हुआ है और आप उसको खोजने की कोशिश में आते हैं। और कई बार उन्होंने मुझको मतलब अपने साथ बुलाने की, बच्चों ने जो मुझे वो किया, आमंत्रित भी किया, लेकिन एक डर, एक झिझक, लेकिन मैं कभी गया नहीं वहाँ। जैसे क्रिकेट खेलते तो मैं अपने आप ही जैसे हवा में जो है हाथ से वो बल्ला सा चला रहा हूँ, अपने खाली हाथों से आकृतियाँ बना करके उनके साथ खेल नहीं सकते थे। इस तरह का रहा बचपन को, उसका असर रहा होगा, हो सकता है। हाँ बिल्कुल। फिर उस दौर में मैं ले चलता हूँ आपको कि जब आप पढ़ाई करने देहरादून गए डीएवी कॉलेज में, जो कि उन दिनों मेरे ख्याल है यहाँ की स्थानिक बस होती थी जो कुछ नियमित बार चलती थी देहरादून से, आप यहाँ से भोगपुर से वहाँ जाते थे, फिर आपको वहाँ पे विद्यार्थियों से आपका मिलना जुलना हुआ, आपके वहाँ मित्र बने और उन्हीं के साथ कहानियों की चर्चा भी उस दौर में शुरू हुई। ये 1990 से थोड़ा पहले की बात है मेरे ख्याल है। ये बहुत पहले की बात, 1990 से क्या मतलब, ये तो ये बात जो है यहाँ से जब मैं पढ़ने के लिए गया देहरादून से 1900 यहाँ हाई स्कूल तक मैंने यहाँ पढ़ाई करी, मतलब नैनीताल में से 71 में था, 71 के बाद फिर वापस आ गया, पिताजी रिटायर हो रहे थे 72 में, तो मैं 71 में जो मैं वापस आ गया यहाँ भोगपुर पढ़ने के लिए। फिर मैं वापस फिर यहाँ आकर के फिर यहीं पढ़ता रहा। तो 10वीं के बाद जो है यहाँ पर साइंस नहीं थी, तो साइंस पढ़ने के लिए मुझे फिर देहरादून भेजा गया। तो मैं चाचा जी के साथ रहा कर्णपुर में और डीएवी इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ।
तो करणपुर में क्या हुआ कि मेरा कजन है, चाचा जी का लड़का राजीव, वो मेरे साथ ही मतलब हम लोग लगभग मतलब हमारे बीच में जो है 22-23 दिन का अंतर है, 27 दिन का अंतर है। तो 27 दिन मुझसे बड़ा है। तो उसके बचपन से जो कुछ कुछ साथी थे, तो वो 3-4 लड़कों का वो ग्रुप था। इसमें राजेश सेमवाल, आशुतोष पांडे, हिमांशु सचान, ये थे। तो ये कभी आते थे। तो राजेश सेमवाल बहुत पढ़ाकू था। तो इनमें क्या हुआ कि फिर बाद में राजेश सेमवाल के साथ खूब बातचीत होने लगी और पढ़ने लिखने के सिलसिले में उसमें चूँकि हमारी रुचियाँ भी मिलती थी पढ़ने की। राजेश तो हम फिर वहाँ इत्तेफाक ऐसा था कि देहरादून में जो है तो फिर हम कबाड़ी बाज़ार में जाते थे। कबाड़ी बाज़ार से जो है वो किताबें, पुरानी पत्रिकाएँ मिल जाती थी, नई कहानियाँ के पुराने अंक जो 60s के थे, और उन्हीं में जो है वो शुरू की चीज़ें पढ़ी, जैसे निर्मल वर्मा की कहानियाँ पढ़ी, और उन कहानियों पर फिर जो है बातचीत होने लगी शुरू से ही। तो इसके साथ पढ़ने का सिलसिला हमारा शुरू हुआ। दूसरा बात ये रही कि उसके साथ साथ यहाँ पर अनिकांत पैलेस में देहरादून में MK यूनिवर्सल बुक डिपो था, जहाँ जो है वो रूसी साहित्य जो है वो कोल्ड वार का पीरियड था, तो वहाँ सारा रूसी साहित्य उपलब्ध था, और साहित्य तो जो है वो हिंदी में अनुवाद में उपलब्ध थे। तो वो वहाँ और बहुत सस्ती कीमत में मिलता था, वहाँ हमने पढ़ा। हालांकि मैंने वहाँ कुछ साइंस की किताबें भी लीं, और शतरंज की किताब थी जैसे यूर फर्स्ट मूव, और बाद के समय में तो जब और ज़्यादा समझ हुई तो शतरंज की जितनी भी किताबें उपलब्ध हो पाई वो सब किताबें वहाँ से खरीदी। लेकिन साहित्य का जो है वो उसमें चूँकि सस्ती किताबें थी तो बहुत किताबें हमने पढ़ी, और सबसे पहले जो है शायद रूसी साहित्य हमने पढ़ा होगा। और बल्कि वार एंड पीस का तो हम इंतज़ार करते रहे कि कभी छपेगा। तो बहुत बाद में जाकर के जो है वो 4 खंडों में जो है युद्ध और शांति के नाम से जो है वो 4 खंडों में छपा था। तो तब जाकर के पहली बार वो उपन्यास हमने पढ़ा। कुछ उपन्यास फिर बहुत अच्छे उपन्यास, लेकिन वो चूँकि हिंदी में नहीं थे, वो हम उसको बहुत बाद में जाकर के पढ़ पाए, जो वहाँ से उनका अनुवाद नहीं हुआ। जैसे दोस्तोयेवस्की का जो है कारामाज़ोव ब्रदर्स, वो उसमें उपलब्ध नहीं था। दोस्तोयेवस्की का अपराध और दंड वहाँ उपलब्ध था, बॉडम था। तो ये सब उपन्यास जो हमने उस समय पढ़े थे। तो उसका एक वो सामान्य जो एक इस तरह का वातावरण जो है जो दोस्तों का था, और उसके सर्किल के बाहर मैं कभी नहीं गया। आपस की दोस्ती नहीं के बीच में से सही रहा, साहित्य से उस तरह का परिचय नहीं था। जैसे कहानियाँ लिखनी भी शुरू करी तो मैंने कुछ कहानियाँ लिखी थी। जैसे 9वीं 10वीं में जब मैं रहूँगा एक कॉपी में लिखी कहानी, और वो कहानियाँ सुनाई किसको। तो एक दिन जो है वो ये सब साइकिल में देहरादून से भोगपुर आए साइकिल में। मतलब उस समय आज की तरह की सड़क नहीं थी, ये रानी पोखरी से यहाँ तक की सड़क जो थी ये थोड़ी पक्की हो गई थी, और चढ़ाई और उतार बहुत था, मतलब वहाँ से ढाल था फिर चढ़ाई थी। तो साइकिल से इधर वाले की तो आप कल्पना नहीं कर सकते, थानों वाला जो रास्ता वो डोई वाला से होते हुए आए, और अचानक जो है दिन में पहुँच गए। आजकल की तरह तो था नहीं, साइकिल में आए, गर्मियों के दिन थे। जब आए तो तब मैंने राजेश सेमवाल को उस समय जो है अपनी वो कॉपी जो है वो पकड़ा दी। जाते समय चुपचाप किसमें मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हुई, देखना कि कहानियाँ कैसी हैं। बहुत मतलब सकुचाते हुए राजेश सेमवाल ने जो पढ़ा तो कहा कि यार अच्छी कहानियाँ आई हैं, और इस तरह से शुरुआत हुई उसकी। आपके मेरे को याद पड़ता है आपका विज्ञान में हमेशा से ही रुचि रही है। विज्ञान कथाओं की कुछ याद है आपको? हाँ, विज्ञान कथाएं अच्छी लगती थी पढ़ने के बाद, और अच्छी तो लगती हैं, सभी को अच्छी लगती हैं। और उसी समय जब ये थोड़ा सा और हम मतलब पढ़ने के और आगे हम आ गए, फिर थोड़ा सा अंग्रेजी में भी पढ़ना शुरू हो गया था। तो वहाँ से जो है जो MK यूनिवर्सल में एक किताब मिली हमको, वो थी अमेरिकन एंड इंग्लिश साइंस फिक्शन राइटर्स करके थी, और उसमें जो थे बहुत बेहतरीन जो विज्ञान कथा लेखक थे, ये जाके एसिमोव से लेकर के मुझे नाम याद आ रहा है, रे ब्रैडबरी और आर्थर क्लार्क, इन सब की जो है उसमें कहानियाँ थी। उसकी खूबी ये थी कि उसमें कुछ फुटनोट्स थे, वो फुटनोट्स थे रूसी भाषा में लिखे हुए, और उनका कुछ वो उसी बीच जो है साप्ताहिक हिंदुस्तान में उनके बारे में वागीश शुक्ल का एक लेख भी छपा था,
और वो लेख मतलब इस तरह का लेख था कि उसमें इस बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये जो रूसी में जो लिखा हुआ है कुछ फुटनोट्स हैं इनके बारे में, तो मैंने कोई रूसी जानने वाले से मदद ली, उनको मिला कोई रूसी जानने वाला जो है, तो जिससे उन्होंने फिर पढ़वाया वो क्या है। तो मदद लेने के बाद तो पता लगा कि उन फुटनोट्स में जो है जैसे मान लिया जाए कहीं पर टेक्योन आया है, तो टेक्योन क्या है, टेक्योन किस तरह का पार्टिकल है, उसके बारे में जो है वो था। लेकिन वो सब रूसियों, क्योंकि वो रूसी भाषी लोगों के लिए वो किताब लिखी थी, इसमें मूल जो पाठ है उसका विज्ञान कथाओं का वो भी था, वो अंग्रेजी में था। तो इसमें वागी शुक्ल ने एक शानदार जो है वो एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि वो जो टिप्पणियां पढ़ करके मुझको जो आनंद मिला वो ऐसा ही आनंद मिला जैसा एक बार उन्होंने एक छंद पढ़ा था रीतिकाल का, और उसका आशय ये था, उन्होंने उसमें पूरा उद्धृत किया हुआ है वो छंद, और मुझको तो खैर याद नहीं, क्योंकि बहुत बहुत पुरानी बात हो गई है, तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गए, ये मेरा ख्याल 80 के आसपास की बात होगी। मनोज श्याम जोशी उस समय संपादक थे साप्ताहिक हिंदुस्तान के, और उन्होंने कहा कि उसमें उस छंद में क्या था कि कहीं पर जो है वो ये कहता है कि इस तरह से है जैसे अपने सोटे से महावत ने किसी हाथी को बस में कर दिया होगा, सोटे से। तो वो कहते हैं भाई मैंने अंकुश तो सुना था, अंकुश से महावत बस में करता है, पर ये सोटा कहाँ से आ गया, सोटे से बस में करने वाला कौन है। और रीतिकाल के कवि हैं कि वो कोई ऐसी गलती तो कर नहीं सकती, ये तो दिमाग में था, ये तो मैं मतलब ऐसे इसको उड़ा भी देता, इसको कवि की भूल मान लेता, लेकिन ये लगा कि नहीं ये लोग तो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ मामला तो है इसके अंदर। तो उन्होंने जो है फिर उसको जब बताया कि साहब उसका जो मतलब है कि कुछ महावत ऐसे होते हैं, किसी ने बताया, कोई उनको मिला होगा कोई जानकार, कि जो बहुत ही सधे हुए महावत होते हैं वो हाथी का वो मर्म स्थल जानते हैं, वो एक बहुत इतना नाजुक और इतना जगह है कि वो बस छोटे से ही जो हाथी उसमें वश में हो जाता है, तो वहाँ आप अंकुश का इस्तेमाल नहीं कर सकते बड़े, तो वो छोटा ही लगता है। तो ये बात जान करके जो आनंद मिला, मतलब कि एक चीज के अंदर जो कुछ कमी लग रही थी वो कमी तो पूरी हुई। तो इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो रूसी में जो पाद टिप्पणियां थी, जो फुटनोट्स थे, उनको समझ करके वही आनंद मिला। बड़ा अच्छा था, मतलब एक आनंद तो मिलता ही है। उसमें तो एक से कहानी आती, एक थी ऐसी मूवी की कहानी थी, टेक अ मैच, एक कहानी का शीर्षक ही बड़ा मुझे याद है, एंड ही बिल्ट अ क्रूकेड हाउस। मतलब ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, तो 3 डायमेंशन का, जैसे आप 2 डायमेंशन में आप उसका एक प्रोजेक्शन देख लेते हैं, तो वो 4 डायमेंशनल घर है, और 4 डायमेंशनल घर का जो है वो 3 डायमेंशन में प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसका प्रोजेक्शन है 3 डायमेंशन में। तो वो मतलब कैसा होगा, उसकी वो शक्ल कैसी होगी 3 जो जिसके 4 डायमेंशन है, तो उस तरह का घर जो है वो बनाया। तो उस तरह के साइंस फिक्शन जो जिसमें कल्पनाएं आपकी कहाँ तक जा सकती हैं। अब मुझे लेखक का नाम याद नहीं आ रहा, जो कि दुर्भाग्यवश वो किताब जो है मेरी तभी मेरे पास कुछ ही समय रह पाई, और उसके बाद फिर वो नहीं मिली। और आज भी मैंने बहुत जगह जो है, बहुत सारे इस तरह के ग्रुप भी बने हुए हैं जहाँ पुराना सोवियत साहित्य मिल जाता है। अभी कई लोगों से पूछा है कि ये किताब कहीं मिल जाए। राजेश सेमवाल जो है इतना घनघोर संग्रह करता है किताबों का, राजेश सेमवाल के पास भी वो किताब नहीं, जबकि उसने भी जो है उस समय ली थी, एक बार कहीं मिली थी, फिर उसने ली थी, तो वो भी किताब गायब हो गई। तो एक वो किताब थी। आपको कथा साहित्य की कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो, जो याद रह गई हों? बहुत किताबें, बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। अब अलग अलग वक्तों पर जो है वो अलग अलग चीज़ें याद आती हैं। कभी तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक ज़माने में जो किताब मैंने पढ़ी, जैसे मनोज श्याम जोशी का पढ़ा, कसब पढ़ा, तो कसब तो मैं कई दिनों तो मैं पागल ही रहा बिल्कुल। और कभी जो है कोई किताबों का जिक्र, जैसे 2 अकालगढ़ है, 2 अकालगढ़ बलवंत सिंह का उपन्यास, और मतलब अब आश्चर्य होता है कि अब बलवंत सिंह की कोई चर्चा नहीं करता, लगभग लोग वैसे भुला ही चुके हैं। जो पुराने लोग हैं वही हैं, जिन्होंने, पुराने लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बलवंत सिंह क्या लिखते थे और किस तरह का लिखते थे। 2 अकालगढ़ की तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि अच्छा, उसके बारे में मुझे, बल्कि पहले मैंने बलवंत सिंह का रावी पार पढ़ा, तो रावी पार बहुत शानदार था।
तो मैंने यादव जी से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम रावी पार की क्या बात कर रहे हो, कि 2 कालगढ़ पढ़ना फिर सबको भूल जाओगे। अच्छा। तो 2 कालगढ़ पढ़ा तो एक तो छोड़ा नहीं गया। और फिर वो पढ़ा तो मतलब वहाँ का जीवन और सारी चीज़ें, सारी शरारतें, एक दृश्य उसके अंदर, वो मतलब जो भी उसको देखेगा सुनेगा उसको मतलब उसको भुला नहीं सकता। उसमें क्या है कि ये 2 अकालगढ़ ऊपर और नीचे के हैं। तो अकालगढ़ जैसे हमारे यहाँ भी, मेरा ख्याल है जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है, या खुर्द और कला, कोई भी गांव है जैसे कहते हैं कि भाई इसका खुर्द ये बड़ा वाला है, ये छोटा हो गया, और कला ये बड़ा है। अजबपुर खुर्द, अजबपुर कला है। मतलब इसी तरह का वहाँ 2 अकालगढ़ है। तो अकालगढ़ का भी उसका पार्टीशन सा है। तो खैर वहाँ के जो लड़के हैं ये सब जो हैं, जब 15, 16, 17 साल के हो जाते हैं तो बड़े उसके साथ जाते हैं, और दूसरे गांव में चले जाना, अपना गांव छोड़ करके दूर तक जाना, वहाँ से चोरी करनी, डाका डालना, इस तरह के काम करते थे। तो उसमें कुछ लड़के जो 3-4 लड़के हैं, ये एक दिन जाते हैं और एक बड़ा सा घर देखते हैं, और बंद है घर, और मतलब इनकी हिम्मत इतनी है कि वहाँ बगल में जो है पति पत्नी 2 सोए हुए आंगन में। पति दूसरी चारपाई पर है, पत्नी इधर है, और उसके हाथ में गहने हैं। और ये जो है बड़ी सफाई के साथ कूदते हैं, बिना आवाज़ किए हुए, चुपचाप उसके हाथ से मतलब एक ये उतारता है, फिर दूसरा गहना उतारता है, फिर कान की नथ उतारता है, सब कुछ उतार देता है। फिर एक उसके इस तरफ रखा हुआ है। अब क्या करें, तो वो हल्का सा भी घास से छुआ कर, ताकि ये घास से छुआए तो इसको ये पलट जाएगी, अभी ये पलटेगी तो मैं निकालूंगा। वो घास से छुआता है तो वो अचानक मुझे चुपचाप वो उठती है और हाथ से अपना कंगन उठाकर उतार करके उसको दे देती है, और फिर कहती है, देख मेरा जो मर्द है ना वो बहुत तेज दौड़ता है, तू अभी ये सब पोटली उठा के ले जा, और जब तू इस दीवार पर चढ़ जाएगा ना तब मैं इसे आवाज दूंगी। अच्छा। और अगर तू बच गया तो ले आ लियो। अच्छा। अब वो उतरता है और फिर इसको उठाते, तो पीछे पीछे वो भाग रहा है, और वो अभी पकड़ लेता है इनको। तो ये क्या करते हैं कि ये उसमें से जो बाकी 2 लड़के थे वो बीच में से, उसको पता नहीं, वो धोखे में उसके पीछे जो है वो पैरों में एक लाठी गिरा देते हैं, लाठी से वो गिर जाता है, उसकी चोट भाग जाता है। अभी चले तो गए, अब इनको अफसोस भी होता है यार हमने कुछ जो है कुछ गलत काम कर दिया। अब वो कहाँ गया था, क्या गया था, तो वो जो है सारी पोटली लेकर के अगले दिन धीरे धीरे करके जाता है। फिर सारे गांव में से वहाँ चर्चा हो रही कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था। इसके घर में पहुँचते हैं, फिर वही स्त्री जो है वो बैठी हुई है और वो रोटी बना रही है। तो ये चुपचाप जा करके सारी पोटली उसको पकड़ा देता है, और वो कहती है ठीक है बैठ जा, तो अपनी रोटी राटी खा के जाना। उसकी रोटी राटी बना करके उसको विदा करती है। तो मतलब इस तरह की जो जिंदगी है, इसके बाद आपको क्या 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 चाहिए, जो उसके अंदर जो इसके विवरण है, वर्णन है। तो इसका भी मतलब 2 अकालगढ़ जैसे ऐसे लेखक, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इधर मतलब अब इस तरह का लेखन जो है ना तो मतलब भुलाया जा चुका है, या बहुत ज़्यादा, चूँकि ये इतने ज़्यादा विमर्श अब आ गए हैं बहुत ज़्यादा कि उसमें इन सब चीज़ों की तरफ, यानी हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, हम मार्केस को पढ़ते हैं, और मार्केस का तो सारी की सारी चीज़ें अभी इस घटना को देख लीजिए आप। ये है बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा विषय है जो लगभग हर पढ़े लिखे आदमी को थोड़ा उत्सुकता पैदा करता है, और उतना समझ में नहीं आता। मेरी रुचि थोड़ा ये जानने में है कि इतने सालों के विकास क्रम में क्वांटम मैकेनिक्स को लेके क्या समझ बनी है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स दरअसल ऐसा हुआ कि 20वीं शताब्दी की जो फिजिक्स है, 20वीं शताब्दी की फिजिक्स में जो 2 प्रमुख खोजें जो हैं 2 ही हुई थी जिसके साथ, एक तो जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें जनरल भी आ गई आइंस्टीन, और दूसरी जो है क्वांटम मैकेनिक्स। शुरुआती दौर तक जो पब्लिक डोमेन में, क्योंकि आइंस्टीन का अपना वजूद और आइंस्टीन का अपना प्रभाव इतना ज़्यादा था कि ये ज़्यादा चर्चा जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की होती रही। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में लोग जो है सिर्फ भौतिक शास्त्री और वही जानते थे, और लोग जो है कम जानते थे उसके बारे में। और एक दिलचस्प किस्सा तो ये भी है कि मैक्स प्लांक के जो टीचर रहे उनमें से लॉर्ड केल्विन,
लॉर्ड केल्विन ने कहा था मैक्स प्लैंक को कि भाई ऐसा है, ये 90 की बात है, 1890 के आसपास, कि अब फिजिक्स में करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है और तुम जैसे प्रतिभावान विद्यार्थी को जो है इसमें नहीं जाना चाहिए, फिजिक्स में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर तो छोटे छोटे हर्डल हैं, वो अगले 10 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो मज़ेदार बात यह है कि इसमें से वो दोनों हर्डल जो ख़त्म हुए, उसमें से एक खुद मैक्स प्लैंक ने ख़त्म किया। फिर प्लैंक ने जो एक दूसरी जो क्वांटम थ्योरी जी दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उससे क्वांटम मैकेनिक्स आगे आई। क्योंकि ये सूक्ष्म जगत पर या सूक्ष्म स्तर पर बहुत छोटी जब दुनिया है, जब हम लोगों के यहाँ कुछ टेक्नोलॉजी का भी कुछ विस्तार हुआ और ब्रह्मांड की तरफ भी ज़्यादा दूर तक भी आप देखने लगे और बहुत एटम के अंदर तक भी आप देखने लगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत तरह के टूल्स आ गए, वो सब डेवलपमेंट हुआ। तो दोनों जगहों पर तो ये देखा गया है कि भाई जो अंदर के जो बहुत सूक्ष्म स्तर है, जो परमाणुओं के स्तर पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनको आप सामान्य भौतिकी से या न्यूटन की भौतिकी उससे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स अस्तित्व में आई तो उसके साथ कुछ दार्शनिक प्रश्न भी खड़े हुए, जिसकी मूल अवधारणाओं में जो है जो एक अनिश्चितता का सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो और कण की जो द्वैत प्रवृत्ति है कि जो वेव भी है, कभी पार्टिकल भी है या कभी दोनों है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बहुत सारी चीज़ों को और कॉमन सेंस को भी तोड़ती हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके लिए ये एक तरह की मतलब शुरुआत में इसका डेवलपमेंट भी ऐसे हुआ कि एक तरह की एड ऑफ थ्योरी की तरह से, जैसे कुछ प्रपोज कर दिया कि भाई देखा गया कि हाँ ये उस जगह फिट बैठता है, उससे जो हमारा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सही बैठ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं आया। फिर बाद में जाकर कोई दूसरी थ्योरी किसी दूसरे वैज्ञानिक जो फिर वो आधार दिया, सैद्धांतिक आधार दिया, तब पता लगा कि नहीं इसके पीछे का ये कारण है और वो जो एड ऑफ थ्योरी थी वो सही थी। इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ ना, और मतलब और ज़्यादा डेवलपमेंट तो लगभग 2-3 सालों के अंदर जो है वो 20-22 से लेकर के 27-28 तक एक तेज़ी से, मतलब 10-12 लोग जो थे उन लोगों का बहुत बड़ा काम था। और उनके बीच जो है ये जो अवधारणा हुई, तो इसके साथ फिर ये देखा गया कि आइंस्टीन ने कुछ सवाल उठाने शुरू किए। आइंस्टीन थॉट एक्सपेरिमेंट्स, मतलब अपने जो विचार के आधार पर कि अगर आप एक प्रयोग करते हैं या इस तरह की चीज़ हो सकती है तो कैसे ये हो सकता है, तो उस पर ऐतराज उठाते थे। उनके ऐतराज का जवाब देते हुए मैक्स बोर्न कुछ फिर उस दिन सोचते थे, फिर अगले दिन जो फिर मैक्स बोर्न जो फिर वो कुछ नए तरीके से जवाब दिया करते थे। नील्स बोर, मैक्स बोर्न नहीं, नील्स बोर, बोर कैसे, बोर जो है वो, तो बोर के इस तरह से इसमें का एक कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जिसको क्वांटम मैकेनिक्स का कहते हैं वो था। तो वो अब आइंस्टीन के जहाँ तक उसके बाद जाकर के 1935 में आइंस्टीन ने इसके और ज़्यादा इसके अंदर के जो सैद्धांतिक जो विचलन है और इनकंसिस्टेंसी है थ्योरी के अंदर, उसको साबित करने के लिए एक पैराडॉक्स, एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसको APR पैराडॉक्स कहते हैं, आइंस्टीन पोजोल्स्की रोजेनपोय पैराडॉक्स, वो पैराडॉक्स दिया। अब उस पैराडॉक्स के साथ मज़ेदार किस्सा ये है कि ये तो मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाई करने के लिए था एक चीज़ को, बाद में जाकर के उसके आधार पर फिर एक नई तरह की चीज़ें आई और नए तरह के प्रयोग किए गए, नए तरह के प्रयोग ईजाद हुए। और आज जो क्वांटम इंटेंगलमेंट की जो समस्या है, मतलब एक साथ कई चीज़ें जो है दूर तक क्वांटम में बहुत सारी स्टेट वो एक साथ रह जाती हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो अलग आ जाती हैं। और इंटेंगलमेंट के साथ ही फिर जो है अभी जो क्वांटम कंप्यूटेशन की बातें हैं, ये सब मतलब सैद्धांतिक स्तर पर अभी चल रही हैं। और आज की तो पूरी भौतिकी जो है वो क्योंकि उसके बिना चलती नहीं है, सारी ज़िंदगी का काम जो है वो जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसी के उस पर आपके चाहे ट्रांजिस्टर्स हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों या सब चीज़ें हैं, उनके पीछे जो है क्वांटम मैकेनिक्स का योगदान है। तो सामान्य तौर पर उस तरह से नहीं, अब क्योंकि सामान्य डिस्कोर्स में जब ये आती है तो इसके दार्शनिक सवाल, इसके अंदर की जो रहस्यात्मकता है, ये प्रकृति को बहुत ज़्यादा वो आकर्षित करती है। कई लोगों को लगता है कि ये चीज़ जो है वो मतलब विज्ञान के अंदर भी रहस्यात्मकता है, और कुछ लोग उसको जो है वो दूसरे तरीके से बहुत उधर की तरफ ले जाते हैं, जबकि वो उतना रहस्यात्मक है नहीं। वो प्रकृति का जो नेचर है, जो द्वैतता है, वो प्रकृति के अंदर है। और तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसको जब आप देख लेते हैं कि भी किस तरह से व्यवहार करना है, क्या करना है, उसको देख लेते हैं। ये एक सवाल मैं माइथोलॉजीज के बारे में करूँ आपसे। दुनिया भर के जितने भी समाज हैं
उनकी सबकी अपनी अपनी माइथोलॉजी होती है और माइथोलॉजीज का भी एक अपना सौंदर्य शास्त्र होता है। लेकिन समाज को माइथोलॉजी को इतना बड़ा बना दिया जाए कि वो मनुष्य के विकास को ही अवरुद्ध कर दे। वैज्ञानिक तथ्य की जगह कोई अफवाह ले ले, कोई कथा ले ले, ये तो मेरे को लगता है समाज के लिए बुरी बात है। तो क्या हम विज्ञान से ऐसी आशा कर सकते हैं कि वो समाज को परिष्कृत करने, वैज्ञानिक पद्धति से सोचने की ओर ले जा पाए? ये काम तो खैर मतलब ये तो बुनियादी काम है, और जो विज्ञान के अंदर जो वैज्ञानिक चेतना है उसका प्रसार लोगों के बीच में हो, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए कि चीज़ों को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना। जो भाई माइथोलॉजी तो एक उन समयों के साथ बनी ना, जब आपके पास उन चीज़ों का कोई एक वो नहीं था, ये एक तरह का वो आधार नहीं था जिस आधार से आप उसको समझ सकते हो। और समझने के लिए जो है उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके कोई एक दिन में बनता नहीं है, उसमें भी जो है वो कई सालों लगे होंगे, कई पीढ़ियाँ खप गई होंगी, तब जा करके कोई चीज़ इस तरह से आई होगी। कुछ बड़े कवियों ने जो है अपनी तरह से कल्पना करके उसको जो है और ज़्यादा काव्यात्मक रूप से परिष्कृत किया। और ये तो आधुनिक उसमें भी कविता और साहित्य का तो जो काम है वो तो इसी तरह का है कि आप अपनी तरह से कुछ नए तरीके से उन चीज़ों को जो बहुत गूढ़तम रहस्य जिनको आप इस तरह से नहीं समझ सकते उनको समझाएं या अपनी तरफ से एक्सप्लेन करें, व्याख्यायित करें। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ख़ास तौर से बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान को अपनाते तो हैं विज्ञान को, लेकिन वो एक कर्म की तरह से, जैसे आप कहीं आप जाते हैं कि आप कार चला रहे हैं, कार चलाने के लिए आपको विज्ञान जानने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको तो उसका इस्तेमाल करना है। कार के पीछे का क्या चीज़ है, क्या टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पीछे विज्ञान। तो कई बहुत सारे लोग विज्ञान को भी जो है एक प्रोफेशन की तरह से तो देखते हैं, लेकिन अपने जो संस्कार हैं बंधे हुए बचपन से, जो मिथकों से, उनसे, उन संस्कारों से वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। मतलब जिसका भाई हमारे यहाँ तो कहा भी गया है ना कि सा विद्या या विमुक्त है, कि विद्या का मतलब मुक्त करना है। मुक्त करना का मतलब यह कि आप बंधी हुई चीज़ों से, जो भी अज्ञान आपके भीतर है, जो चीज़ें हैं उनसे आप मुक्त हों। और अब दिक्कत यह है कि चूँकि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके साथ धर्म जुड़ जाता है, धर्म के साथ धार्मिक गतिविधियाँ, धार्मिक कार्यकलाप, संस्कार, धार्मिक संस्कार, किसी भी धर्म में सब जगह तो उनके साथ वो असर आता है। लेकिन इससे मुक्त होते होते जो है वक्त लगता है। लेकिन कई बार जो है उसका दूसरे कारण भी होते हैं, उसमें राजनीति जो है उसका इस्तेमाल करती है, और वो लोगों को नहीं चाहते कि लोग उसको समझ पाएँ। और उसके पीछे की जो वैज्ञानिक सोच है वो, क्योंकि वैज्ञानिक सोच के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रश्न करेंगे, प्रश्न के बाद आप प्रति प्रश्न भी कर सकते हैं। तो प्रश्नों से जो है हमेशा जो है सत्ता को डर लगता है। तो वो ऐसा समाज और ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें जो है वो लोग प्रश्न ना करें, आराम से जो कहा जाए उसको करें। तो वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका तो है ही है। अब इस समय, लेकिन अब चूंकि अब आज की तारीख में विज्ञान का भी काम इतना ज़्यादा, विज्ञान के ऊपर चूँकि पूंजी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है, जो बहुत सारे वैज्ञानिक खोज जो पहले लोग किया करते थे पुराने वक्तों में, अब उनके लिए क्योंकि उतना कुछ तो जाना जा चुका है, अब ज़्यादा बुनियादी खोज करने के लिए आपको फिर पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, आपको नई से नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के लिए फिर वो पूंजी चाहिए। तो पूंजी का जो खेल है उसने विज्ञान को भी जो है एक तरीके से वो हाशिए में डाल दिया है। दूसरा जो नौकरी का केस है कि भाई मैं मतलब चूँकि मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे पिछले 30 वर्षों के दरमियान पहले जो था बहुत अच्छे विद्यार्थी जो हैं वो या तो मतलब पहले ही टेक्नोलॉजी और उसकी तरफ इंजीनियरिंग में चले जाया करते थे, कुछ फिर और विज्ञान की तरफ जाते थे। लेकिन अब जो है वो विज्ञान की जगह जो है वो कॉमर्स की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये मतलब 80 के उत्तरार्ध से ये ट्रेंड शुरू हो गया था, 90 तक आते आते वो बढ़ा और आज भी आ गया।
और अब तो जो है हमारे यहाँ मतलब बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें से वो विज्ञान जो है जितना कम से कम होता चला जाए उतना अच्छा है। लोग इसको नहीं देखना चाहते, नहीं दिखाना चाहते। तो इसमें बहुत आसान सवाल नहीं है ये, इसके बहुत जटिल है और इसके बहुत सारे कारण हैं जिस पर जो है हम अलग अलग तरीके से जब देखेंगे तो तब बात की जा सकती है। आज की बातचीत हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।